गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल। सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। सो हम लोग मेटल और नॉन मेटल को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग ये जो मेटल और नॉन मेटल में कुछ एक ऐसे हमारे एलिमेंट रह गए हैं उनको कंप्लीट करते हैं और उसके साथ साथ हमारी केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी। तो नॉन मेटल और मेटल में हम लोगों ने कौन कौन से नॉन मेटल डिस्कस कर लिए। हाइड्रोजन हो गया, आई थिंक हाइड्रोजन ही किया है ना। ठीक है, लिखो नेक्स्ट सल्फर। सल्फर। तो नेक्स्ट नॉन मेटल हम लोग पढ़ेंगे सल्फर, और सल्फर में सबसे पहला जो कंपाउंड है वो पढ़ेंगे SO2। इसे हम लोग बोलते हैं वोल्केनिक गैस। वोल्केनिक गैस, ज्वालामुखी से निकलने वाली जो गैस है वो होती है SO2। गुड। अब SO2 जो है वो वोल्केनिक गैस तो है ही, उसके साथ साथ हम इसे कहते हैं ऑटोमोबाइल गैस। ऑटोमोबाइल गैस क्यों कहते होंगे? क्योंकि हमारा जितना भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करते हैं उनमें से अगर सबसे ज़्यादा कोई गैस निकलती है तो वो दो होती है, एक होती है SO2 और दूसरी होती है NO2। तो SO2 से हमको क्या नुकसान है? हमको नुकसान ये है कि ये जो SO2 है ये जब हवा के साथ में उठ के ऊपर जाती है, यानी एटमॉस्फेयर में जाती है, वातावरण में जाती है, तब ये कंबाइन करती है वाटर वेपर से, और वाटर वेपर के साथ में कंबाइन करके बनाती है H2SO4 बना लिया, जिसे हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इस अम्ल से क्या नुकसान होने वाला है हम लोगों को? एसिड गैस। एसिड गैस तो नहीं है बेटा, गैस नहीं है ना, तो एसिड बन गया। तो अब ये जो हमारा एसिड है ये बारिश के साथ में क्या आएगा? वापस अर्थ पर आता है और हम लोग उसको बोलते हैं एसिड रेन। सिर्फ अकेला ये नहीं है जो जिम्मेदार है एसिड रेन के लिए, एक HNO3 भी पढ़ेंगे, बट पहला कंपोनेंट होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड, कई लोगों को लगता है सल्फ्यूरिक एसिड खुद भाप बन के उड़ गया फिर नीचे आ गया। नहीं, आपकी गैस ऊपर गई है, वाटर के साथ में कंबाइन किया उसने, फिर वो नीचे आई है। अच्छा, तो एसिडिक रेन से हमें क्या नुकसान है? हो जाने दो। स्किन, हमारे प्लांट, यानी प्लांट की हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉप के कॉन्टेक्स्ट में जी, फसल के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। तो फसलों को नुकसान पहुंचता है, और सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाए, हमको सबको पता है कि ताजमहल जो है वो अगर लगातार 7 वंडर में से एक है, बहुत सारे चेंज हुए लेकिन वो कॉन्स्टेंटली उसके अंदर अपनी जगह बनाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके आर्किटेक्चर की वजह से है और उसकी ब्यूटी की वजह से है। तो उसकी जो ब्यूटी है वो किस वजह से है? संगमरमर की वजह से, वाइट मार्बल की वजह से। तो वो वाइट मार्बल कैसा हो रहा है? पेल। पेल का मतलब होता है उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। आप ये नहीं बोल सकते कि वो पीला पड़ गया है, लेकिन जब आप उसको देखते हो तो वो आपको सफ़ेद नज़र नहीं आता। जैसे हम बोलते हैं हमारे दांत पीले हो गए, तो दांत पीले होने का मतलब नहीं है कि सरसों जैसे पीले हो जाएंगे दांत, लेकिन दांतों की जो वाइडनिंग है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो यही असर इसके ऊपर भी हो रहा है कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? पेल। और हम लोग इस चीज़ को क्या बोलते हैं? मार्बल कैंसर। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मार्बल कैंसर का मतलब क्या है? तो कई लोगों को लगता है कैंसर हो सकता है, पेट के अंदर कोई कैंसर हो जाता है जिसमें मार्बल बन जाते होंगे, तो उसको मार्बल कैंसर कहते हैं। लेकिन मार्बल कैंसर मतलब संगमरमर को जो कैंसर हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, और वो होता है एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन मतलब H2SO4। गुड। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके साथ साथ एक और होता है H2SO3, जिसे हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड।
दिस इज ओलियम, और ओलियम जो है वो काम आता है एज अ फ्यूल। तो ओलियम आप जब भी सुनो तो ओलियम का मतलब होता है ऑयल, ठीक है। तो ये ऑयल जैसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह काम आता है। गुड। H2SO4 का काम हम लोग पढ़ चुके हैं। H2SO4 को एक बार और पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों ही नाम याद हम लोगों को रखने ही हैं, कोई और दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है नहीं। सबसे कम pH होता है सर? HCl, H2SO4, HNO3 ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं, सबसे कम pH में। सबसे कम pH में आते हैं। तो हम इसको किंग ऑफ एसिड भी बोल रहे हैं, किंग ऑफ केमिकल भी बोल रहे हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोल रहे हैं। तो ऐसा क्या है जिससे हम लोग इसको किंग की परिभाषा, किंग को दे रहे हैं कि किंग है भाई हमारा। क्यों? हम इसे बोलते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो एसिड हम लोगों ने पढ़े भी हैं, और एसिड के अंदर हम लोगों ने देखा है कि एसिड को हम लोग कैटेगराइज करते हैं स्ट्रॉन्ग, देन वीक, बेस को भी हम लोगों ने बांटा था ना। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका इस्तेमाल करते हैं बैटरीज के अंदर। कोई भी तरह की जो भी बैटरीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर हमेशा हमेशा H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल का एक्सट्रैक्शन जब हम लोग करते हैं, उसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर, मैंने आपको बताया भी था कि शुगर जब बनती है तो शुगर बनाने से ज़्यादा मुश्किल होता है शुगर को एक्सट्रैक्ट आउट करना, यानी कि उसका प्योरीफिकेशन करना। तो प्योरीफिकेशन के लिए H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। गुड। और एक चीज़ जो हम हमेशा सल्फर की पढ़ते आए हैं, शायद 2 बार पढ़ ली हम लोगों ने, बताएंगे क्या होता है वल्कनाइजेशन? वल्कनीकरण कहते हैं। पढ़ाया है ये मैंने, पॉलीमर्स के अंदर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। याद है किसी को? नहीं याद है, ठीक है। जो हमारा रबड़ हमको मिलता है वो एक लेटेक्स के फॉर्म में मिलता है। लेटेक्स भी मैंने आपको बताया था, कई सारे प्लांट हम लोग जब तोड़ के देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है उसमें से मिल्क निकल रहा है, वो लेटेक्स होता है। तो रबड़ भी हमको इसी तरह से मिलता है। अब अगर हम चाहते हैं कि रबड़ की कोई चीज़ बनाएं तो रबड़ को उस फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उसकी हार्डनेस को इम्प्रूव करते हैं, और इसके लिए हम उसे सल्फर के साथ में गर्म करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वल्कनीकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं वल्कनाइजेशन। वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन। वो तो बैकेलाइट तो प्लास्टिक होता है बेटा। रबड़ से क्या बनता है आगे जाकर? रबड़ से कोई भी चीज़ आप बनाते हो ना, रबड़ के ग्लव्स बन रहे हैं, हम लोग इलास्टिक है जो भी बनाते हैं वो सब रबड़ का बनता है। जूते बनते हैं, रबड़ बूट्स, जिनको रबड़ बूट्स, जूते बूट्स होते हैं वो एक्चुअली जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर इसी का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, तो आप ये बोलते हो कि अगर आप नेचुरल रबड़ का इस्तेमाल करोगे तो नेचुरल रबड़ से वो नहीं बनेगा, तो उसको क्या करना पड़ता है, हमको थोड़ा सा हार्ड करना पड़ता है। जस्ट लाइक सोना, तो सोना अगर हम लोग देखें तो उससे हम गहने नहीं बना सकते, तो हमको गहने बनाने तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर तांबा मिक्स करना पड़ता है। तो इसके साथ में हम लोग क्या मिक्स करते हैं, सल्फर। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो ऑक्सीजन।
कलरलेस, ओडरलेस, खुशबू भी नहीं है, बदबू भी नहीं है, ओडरलेस। एनवायरमेंट में कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 100%। प्राणवायु कहा जाता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि प्राणवायु क्यों कहते हैं, नहीं तो लिखवा देती हूँ मैं वो भी। ओके चलेगा, इतना स्किप कर सकते हैं ना हम लोग। इसके अंदर एक और ओ ऐड होता है तब ये टॉक्सिक हो जाती है। टॉक्सिक हो जाती है, O3 ओजोन। ओजोन हो जाएगी। ओजोन टॉक्सिक होती है हमेशा? नहीं हमेशा नहीं मैम, तो पर फिर? वो लेने के लिए तो मैम यूवी रेस से हमको सेव होती है। हमको नहीं, हम नहीं ले सकते, हम इनहेल नहीं कर सकते बिल्कुल। ओजोन को भी पढ़ेंगे, पहले ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको प्राणवायु कहते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसा हम मानते हैं कि जब गणना की गई होगी तब 21% थी। आज की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं कि आज 21% है या नहीं है, हो सकता है कम हो गई हो सकता है ज़्यादा भी हो गई हो। फाइन। कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है। ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन करता है? जितने भी लिविंग है वो करते हैं। फाइन। अब सजीव, अब अगर मैं आपको बोलूं कि आर्टिफिशियली किसी को हम ब्रीथ करवाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन को आर्टिफिशियली आप किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर डालते हो, जैसे हम लोगों ने अभी आसपास में काफ़ी लोगों को देखा होगा, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, मिक्सचर होता है ऑक्सीजन का और हीलियम का। इसके साथ साथ आप इसको ये भी लिखोगे कि जब भी डाइवर्स की बात आती है, डाइवर्स पता है क्या होते हैं? डाइवर्स जो डाइविंग करते हैं, यानी कि पानी के अंदर रहते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सी डाइविंग करते हैं, पानी के अंदर जा रहे हैं, तो वो अपने साथ में एक टैंक कैरी करते हैं। हाँ, तो उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, उसके अंदर ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर होता है। लिखो। टेस्ट बहुत अजीब होता है वो बिकॉज ऑफ हीलियम, बिकॉज ऑफ हीलियम। डायएटमिक होती है, ये भी लिख लो साथ साथ। O2 लिखते हैं हम लोग तो डायएटमिक होती है। फाइन। अब अगर हम ओजोन की बात करें, ठीक है, तो बिल्कुल, तो ओजोन जो है वो अगर आप देखो तो पेल ब्लू कलर की होती है। और अगर हम सोचें कि ओजोन की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, तो जो बर्निंग वायर की स्मेल आती है ना, बिल्कुल वैसी इतनी गंदी सी पंजेंट सी जो स्मेल होती है वो ओजोन की होती है। ऑक्सीजन की तरह नहीं होती कि कोई हमको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो बर्निंग वायर की जो स्मेल होती है वो ओजोन की होती है। हमारे लिए ओजोन बहुत अच्छी क्यों है? क्या है? पहली बात तो ये गुड। सो ये ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल है। हमारा ऑक्सीजन डायएटमिक था, ये ट्राइएटमिक है, ठीक है। हम अरे बाबा ये ऐसे तो अपन क्या लिखते हैं? अगर O लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, ट्राइएटमिक हो गया, तो ये हो गया ट्राइएटमिक, ठीक है। अगर हम 15 से लगभग 35 किलोमीटर की एक रेंज ले लें अर्थ से, तो हमको ये पूरी की पूरी ओजोन जो है वो एक लेयर के अंदर मिलती है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। वेरी गुड, ओजोन लेयर। फाइन। तो ये ओजोन लेयर हमारे क्या काम आती है? ये हम लोगों को बचाती है हार्मफुल यूवी, कौन सी यूवी रेज से? सन से जो आता है। अच्छा, चांद भी यूवी रेज फेंकता है? मुझे तो आज ही पता चला। सन से वो लाइट सन से आने वाली यूवी रेज होती है, डायरेक्ट। ठीक है बेटा। तो जो सन से आने वाली ये आपका सन है, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है, तो ये यूवी अल्ट्रावायलेट रेस। क्या बात है, सन से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट। 2 मिनट और रुक जाऊंगी तो हो सकता है कोई नया शब्द सुनने के लिए मिल जाए। तो इससे पहले कि मैं और कुछ झेलूं, ये तीन चीज़ें, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। यूवी जो होता है ना बेटा, हम हमेशा स्पेक्ट्रम को देखते हैं। आप भली कोई भी एनर्जी की बात करते हो, हमेशा याद रखना कि एक स्पेक्ट्रम होता है। लाइट की जब आप बात करते हो तो लाइट का अपना एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं विबग्योर। सिर्फ वही 7 कलर हमको नजर आते हैं, उससे नीचे वाली रेंज
और उससे ऊपर वाली रेंज हमें नज़र नहीं आती, वी कांट सी इट, हम नहीं देख सकते, एनिमल देखते हैं। सुनने में भी हमारी एक रेंज है, ये ऑडिबल रेंज है, इससे नीचे का साउंड हमें सुनाई नहीं देगा, इससे ऊपर का साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। तो ये हमारी यूवी है जिसे हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। तो जब हम अल्ट्रा वायलेट जोन में जाते हैं तब इसकी भी रेंज होती है यूवी ए, बी और सी। तो आपकी जो ओजोन लेयर है वो यूवी बी और यूवी सी को रोकती है, यूवी ए को आने देती है, बिकॉज वो हमारे लिए कम खतरनाक होती है। ओजोन परत यूवी बी और यूवी सी को रोकती है। गुड। तो हम ये हार्मफुल रेस को क्या करती है, रोक देती है, ब्लॉक कर देती है। तो अच्छी वाली यूवी तो हम तक पहुंचती है, लेकिन जो हार्मफुल है वो यूवी ऊपर रुक जाती है। अब जितना कि हमारा कंसर्न हम लोग दिखाते हैं कि ओजोन के बारे में है, जो हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, तो क्या हमारा कंसर्न है मोस्ट, सबसे अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या सोचने की है? कुछ नहीं सोचते हम लोग ओजोन के बारे में। क्या हो रहा है ओजोन लेयर्स के अंदर? ओजोन परत के अंदर छिद्र हो रहे हैं, होल्स हो रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। आर्टिका, एंटार्क्टिका, ये रेंज है जिनके ऊपर ये होल्स हो रहे हैं। होल्स किसकी वजह से हो रहे हैं? अपने आप हो रहे हैं? पॉल्यूशन की वजह से हो रहे हैं? कोई एक ऐसी चीज जिससे हम बता सके? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस? यस मैम। नहीं, बट उससे तो सेव हो रहे हैं। क्या पागल है? सीएफसी ग्रीन हाउस गैसेस आती है? नहीं आती? क्या आती है? बताएंगे अभी क्या आती है। क्लोरो फ्लोरो कार्बन, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रेयॉन। नाम याद रखना, फ्रेयॉन। ये जितने भी हमारे फ्रीजर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनिंग यूनिट, सब में यही गैस भरी होती है। और इसी की वजह से आज एनवायरनमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा गैस यही है, और इसी से जो हमारी ओजोन लेयर है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि क्यों हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास में भी कितने सारे एसी लगे हुए हैं। तो अच्छे तो हमें भी बहुत लगते हैं, बट या तो हवा खा लो या यूवी रेस से बच लो, चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। अब ओजोन लेयर के साथ में दो चीज़ें और लिख लो। जब भी ओजोन लेयर की हम लोग बात करते हैं तो उसकी जो थिकनेस है वो हमेशा मेजर की जाती है डैप्सन यूनिट के अंदर। यूनिट है एक डैप्सन, जैसे हम लोग किसी भी मेजरमेंट की यूनिट लेते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो ये एक मेजरमेंट की नापने की यूनिट है। तो इसको नापा जाता है डैप्सन के अंदर, और ओजोन का जो है वो है 300 डैप्सन। लिखो फटाफट। ग्रीन हाउस से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है ना? गुड। यस मैम। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 79% है ना? गुड। तो अब ये जो नाइट्रोजन है, ये अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं ले सकते कभी भी। एनवायरनमेंट के अंदर कितनी भी नाइट्रोजन हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल। हम या जो प्लांट है, क्योंकि जो प्लांट लेंगे हमारे बॉडी के अंदर भी वही जाएगा। तो प्लांट नाइट्रोजन की कौन सी फॉर्म को एब्जॉर्ब करते हैं या उसको ले सकते हैं, वो होता है नाइट्रेट। नाइट्रेट, और ये नाइट्रेट में फिक्स करने का जो कार्यभार होता है वो किसको होता है? राइजोबियम को। तो राइजोबियम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है उसको फिक्स करते हैं नाइट्रेट के अंदर। प्लांट
इस नाइट्रेट को लेते हैं, अपने अंदर स्टोर करते हैं, और जब हम प्लांट को खाते हैं तब हमारी बॉडी में भी नाइट्रोजन इसी फॉर्म के अंदर जाती है। बाहर कितनी भी नाइट्रोजन हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? अब नाइट्रोजन के अगर हम लोग कंपाउंड्स की बात करें तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया। इस मेथड को बोलते हैं हेबर्स मेथड, और हेबर्स मेथड की खास बात ये होती है कि इसके अंदर जो आयरन है वो क्या होता है, वो एज अ कैटलिस्ट, या हम ऐसे बोलते हैं कि ये एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है यहाँ पर। क्लियर? नाइट्रिक एसिड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सबसे जो खास चीज एग्जाम में भी पूछी जाती है और जहां पे इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्या है ये? HCl मतलब दोनों की एसिडिटी बराबर है। क्या है ये? चलो और इजी कर लेते हैं। both are strong acids. अब बता दो। एक्वारेजिया लिखेंगे, इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। एक्वारेजिया 3 पार्ट HCl के लिए जाते हैं और 1 पार्ट लिया जाता है HNO3 का, उसको मिलाकर हम लोग बनाते हैं एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया ही बता दो कि एक्वारेजिया को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। किसी भी मेटल को अगर आपको गलाना है, जबकि हम जानते हैं कि मेटल बहुत सॉलिड होते हैं, लेकिन आपको किसी भी मेटल को सॉफ्ट करना है, उसको गलाना है, तो एक एसिड से काम नहीं चलता, इसीलिए वहाँ पर 2 एसिड को एक दूसरे के साथ में मिक्स किया जाता है और बना जाता है एक्वारेजिया। जो घरों के अंदर लोग आते हैं और कहते हैं हम आपके सोने चांदी की चीज़ों को साफ़ कर देंगे, तो वो साफ़ ही कर देते हैं, और वो साफ़ एक्चुअली किससे करते हैं? इस एक्वारेजिया से। तो इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछा गया है कि अगर आपको अपने सोने या चांदी के गहनों को साफ़ करना है, तो वो जो मिक्सचर होता है वो किसका होता है? इसका, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हमको याद करनी है, इंपॉर्टेंटली मार्क करके रखो, 3:1। 3 हम लेंगे HCl और 1 लेंगे हम लोग HNO3। गुड। एक और कंपाउंड, क्या है? लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस है, क्या काम करती होगी लाफिंग? मतलब डॉक्टर्स यूज करते हैं एज अ एनेस्थीसिया, इसका इस्तेमाल करते। लिखो, पहले कभी किसी ज़माने में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था, बट क्लोरोफॉर्म के साथ में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हम लोग पढ़ेंगे वो क्या प्रॉब्लम है। उसकी वजह से क्लोरोफॉर्म जो है उसका जो यूज़ है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। क्या होता है? एनेस्थीसिया वो चीज़ जो कि डॉक्टर आपको अनकॉन्शियस या बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करता है ऑपरेशन से पहले। तो पहले हम लोगों ने पिक्चर्स में भी देखा है, पुरानी पिक्चर हम लोग देखते थे, रुमाल में लेकर आते थे लोग और नाक पे लगा देते थे, क्लोरोफॉर्म लाते थे, बट फिर उसको क्या कर दिया गया? डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब एनेस्थीसिया, और एनेस्थीसिया के अलावा भी ऐसे हम लोग नहीं बोलेंगे कि सिर्फ जो लाफिंग गैस है उसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत अलग अलग केमिकल आ गए जिनको एज अ एनेस्थीसिया इस्तेमाल करते हैं, बट लाफिंग गैस और नाइट्रस ऑक्साइड इज वन ऑफ देम। ठीक,
नेक्स्ट आप लिखो सिलिकॉन। सिलिकॉन के अंदर सिर्फ दो चीजें, सिलिकॉन कार्बाइड चमकदार होता है, आर्टिफिशियल डायमंड बनाने का काम करते हैं, यानी कि नकली हीरे, सस्ते हीरे जो बनते हैं वो इससे बनते हैं। जो असली हीरे होते हैं वो कभी बनाए नहीं जाते, वो एक्चुअली निकाले जाते हैं। तो नकली हीरे जो है वो सिलिकॉन कार्बाइड से बनाते हैं। ठीक है, ये नीचे हमारे पास में जो है SiO2 यानी कि सिलिका ऑक्साइड, उसे हम लोग बोलते हैं सिलिका। अर्थ के ऊपर मोस्ट अबेंडेंट जो मिनरल या खनिज है तो वो ये है, और इसका जो सॉलिड फॉर्म है उसे हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्ज। सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्ज। गुड। एक साथ में ले लेते हैं सारे के सारे हैलोजेंस को, और हैलोजेंस खत्म करने के बाद में मूव करेंगे हम लोग कार्बन की तरफ, एंड देन कार्बन के साथ में हमारा अधातु खत्म, अधातु भी खत्म और केमिस्ट्री का सिलेबस भी खत्म। तो पहले हैलोजन को ले लेते हैं। हमारे पास में हैलोजन होते हैं ब्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडाइड। ठीक है, ये इनकी फिजिकल फॉर्म्स है, यानी कि फ्लोरीन और क्लोरीन को जब हम लोग देखते हैं तो वो मोस्टली हम लोगों को गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। ब्रोमीन हम लोगों ने पढ़ा है, एक्सेप्शन है, लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। और कौन लिक्विड है भाई? दो एलिमेंट लिक्विड है हमारे पास में, मरकरी और ब्रोमीन। तो मरकरी एक मेटल है और ब्रोमीन हमारे पास में क्या आ जाएगा? नॉन मेटल, अधातु जो है। और आयोडीन की अगर आप बात करोगे तो वो हम लोगों को मिलता है सॉलिड रूप में। जितने भी हैलोजेंस होते हैं ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट माने जाते हैं। बिल्कुल, मोस्ट रिएक्टिव मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन हंग्री है। आउटर शेल में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 7 ऑलरेडी है, तो जो भी मिलेगा उसके साथ में फटाफट रिएक्ट करेंगे। और इसी वजह से ये कभी भी फ्री फॉर्म के अंदर हमको नहीं मिलते हैं, ये बात याद रखना हमेशा। फ्री फॉर्म या मुक्त अवस्था में कभी भी हमको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी के भी साथ में रिएक्ट करेंगे और अपनी कमी को दूर कर लेंगे। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। गुड। तो पहले क्लोरीन से जुड़ी हुई कुछ चीजें देख लेते हैं। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट। हम लोग पढ़ भी चुके हैं, पढ़ा है ना? स्विमिंग पूल, ड्रिंकिंग वाटर, किसी को भी अगर साफ करना होगा तो हम किसको इस्तेमाल करते हैं? क्लोरीन को। तो सबसे पहला काम क्या होता है? एज अ ब्लीचिंग एजेंट। बॉडी के अंदर भी होता है ना? बॉडी के अंदर भी होता है, बट बॉडी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इतना ज़्यादा नहीं होता। सबसे ज़्यादा हमारे पास में कैल्शियम होता है बॉडी के बाद। और सबसे कम कौन सा होता है? सबसे कम कौन सा मिनरल हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है? लीस्ट नहीं याद आया? मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम तो Mg होता है, ये है मैग्नीज। ये सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा अगर कोई पाया जाता है तो वो होता है कैल्शियम। तो एज अ ब्लीचिंग एजेंट जो है वो इस्तेमाल होता है। हम लोग बात कर रहे थे CHCl3 की, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म की, है ना? अब क्लोरोफॉर्म जो है उसके साथ में प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही वो हवा के अंदर एक्सपोज होता है
तो यहाँ पर हम लोग हवा लगाएंगे, और यूवी भी, अल्ट्रावायलेट लाइन भी, तो ये बदल जाता है फॉस्जीन के अंदर, फॉस्जीन के अंदर। और ये जो फॉस्जीन है ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, मतलब इतनी टॉक्सिक है कि इससे डेथ भी हो सकती है। और इसी वजह से जो क्लोरोफॉर्म है उसका इस्तेमाल जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि ये दूसरी फॉर्म में रिएक्ट करके कुछ और टॉक्सिक बना देता है। एनेस्थीसिया तो अच्छा है ही, एनेस्थीसियन एजेंट तो अच्छा है ही, बेहोश भी अच्छा कर देता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बेहोश होने के बाद में होश ही नहीं आता है, तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। क्या है ये? सिल्वर के साथ में पढ़ाया था, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? बिल्कुल, फोटोग्राफी में अंदर। और इसके साथ में एक और चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी जिसका भी हम लोग इस्तेमाल फोटोग्राफी में करते हैं, क्या होता है? हाइपो। तो ये चीज़ें ना कनेक्ट करती हुई हैं आपस में, कैसे याद रखोगे? ऐसी कोई एक चीज़ नहीं है जो मैंने बहुत नई सी पढ़ा दी है। Cl को मैंने पहले भी पढ़ाया था, कैल्शियम के साथ में पढ़ाया था, ब्रोमीन को भी पढ़ाया था, बट हम लोगों को याद ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि हैलोजन बहुत रिएक्टिव होते हैं तो इनके हमेशा सॉल्ट मिलेंगे आपको, जैसे NaCl, AgBr, ये सब सॉल्ट है। तो ये सबसे अबेंडेंट जो सॉल्ट है वो पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है? रण ऑफ कच्छ। It's not actually रण, it's ऋण, it's not रण, it's रण, रण। कच्छ जगह का नाम है। क्या खास बात है वहाँ पे? फ्लेमिंगोज वहाँ पे बहुत मिलते हैं, वेरी गुड। और जगह की क्या खास बात है वहाँ पे? पूरा लैंड वाइट है बिकॉज ऑफ सॉल्ट, यही वो सॉल्ट है। क्लियर? लास्ट इसमें लिखो हमारा आयोडीन। आयोडीन की खास बात क्या है? गुड। आयोडीन की कमी से हाँ गलगंठ जो हम बोलते हैं गोइटर जो है वो दूर हो जाता है, और इसी वजह से जो नमक होता है वो आयोडाइज सॉल्ट बनता है। ठीक, इसके अलावा आयोडीन का सबसे अच्छी फॉर्म है टिंचर ऑफ आयोडीन, फॉर्मूला इज I2। टिंचर ऑफ आयोडीन, जब भी हम कहीं हमारी चोट लग जाती है और डॉक्टर सरकारी अस्पताल में जो दवाई हमारे हाथ पे या पैर पे लगाता है वो होती है टिंचर। तो वो टिंचर किसकी बनाई जाती है? आयोडीन की। इसके अलावा आयोडोफॉर्म यानी कि CH3। आयोडेक्स। तो आयोडीन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, बता सकते हो क्या? कि हर जगह हम लोग टिंचर भी उसका बना रहे हैं, आयोडोफॉर्म बना रहे हैं, इजीली अवेलेबल है। सिर्फ इसलिए इजीली अवेलेबल तो मिट्टी है सबसे ज़्यादा, मिट्टी का पेस्ट बनाए और लगा ले। चीप कॉस्ट, वही ये बोल रहा है ना, चीप है, सस्ता तो क्या है। ये किसी के साथ भी बॉन्ड में आता है। आप अपनी स्किन पे लगा रहे हो ऑइंटमेंट के रूप में। आयोडोफॉर्म इज अ ऑइंटमेंट। टिंचर बेटा वो जो अपन मैंने बताया जैसे हॉस्पिटल में लगाते हैं दवा, वो है। आयोडेक्स सबको पता है कि क्या है। तो क्यों ऐसा है कि इन सब फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? सस्ता है,
आपने बताया था। इजीली अवेलेबल है। प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोग साइंस पढ़ते वक्त ना साइंटिस्ट बन जाते हैं। पेन के किलर की जगह काम आया है। क्या पेन किलर क्या पेन किलर नहीं, पेन किलर बिल्कुल अलग एजेंट होते हैं। एंटीसेप्टिक अलग होते हैं, पेन किलर बिल्कुल अलग होते हैं। होता है वो पेन किलर अलग दवाइयाँ होती हैं। जब हम लगाते हैं ऐसे कुछ क्या होते हैं? उल्टा जलता है, पेन नहीं होता ना, उल्टा जलता है, उल्टा जलता है। वो सही कह रहा है। कट लगा होता है, नमक लगा होता है। हाँ, कट पड़ने जैसे कि तो और कहाँ लगाएंगे हम लोग टिंचर? रोज आ गई हो या कुछ ऐसा होता है। मोच आ गई हो तो बेटा टिंचर क्यों लगाएंगे? मैं बात कर रही हूँ टिंचर की और आयोडोफॉर्म की। मैम आयोडेक्स, तुम आयोडेक्स की बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट भी जलन होता है। हाँ, आयोडेक्स में भी जलन होती है। एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि जो हमें जो पूरे के पूरे जर्म्स वगैरह लग गए हैं ना, उनसे बचाएगा। डेटॉल क्या है? डेटॉल है ना, डेटॉल क्या है? एंटीसेप्टिक। लिक्विड। ठीक है, चलो तो हमारा लास्ट एक रह गया है कार्बन। उसके सारे के सारे कंपाउंड वो हम लोग कल पढ़ेंगे और उसके साथ में केमिस्ट्री को ख़त्म करके बायोलॉजी को शुरू करेंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।